कहानी की शुरुआत में एक पूरी तरह तबाह हो चुकी दुनिया दिखाई जाती है। एक न्यूज से हमें पता चलता है कि 10 साल पहले इस दुनिया में एक भयानक ज़ोंबी वायरस फैला था। यह कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं थी, बल्कि जिंदा इंसानों और मुर्दा लाशों के बीच एक बहुत बड़ी जंग थी जो पूरी दुनिया में चल रही थी। ज़ोंबीज और इंसानों की इस जंग में लगभग 20 लाख लोग मारे गए। जो भी मरता वह ज़ोंबी बन जाता। इस तरह दुनिया इंसानों के बजाय ज़ोंबीज से भरने लगी और इंसानियत पूरी तरह खत्म होने के कगार पर पहुंच गई थी। इस जंग को जीतने के लिए सरकार को एक बहुत ही खतरनाक फैसला लेना पड़ा। उन्होंने प्लान बनाया कि जहां भी सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड लोग होंगे उस जगह को वे बॉम्ब से तबाह कर देंगे। इससे ज़ोंबीज तो खत्म हो गए, लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि वहां मौजूद बचे हुए सही सलामत लोग भी मारे गए। सरकार ने उन सर्वाइवर्स के बारे में कुछ नहीं सोचा, क्योंकि वायरस को रोकने का यही एक आखिरी रास्ता बचा था। अब 10 साल बाद दुनिया ने खुद को फिर से तो बसा लिया है, लेकिन तबाही के निशान अभी भी साफ नजर आते हैं। इसी रिपोर्ट में हमें द रिसोर्ट नाम के एक मशहूर होटल के बारे में पता चलता है, जो पिछले 10 सालों से लोगों के मनोरंजन का साधन बना हुआ है। इसलिए नहीं कि वहां का खाना या माहौल अच्छा था, बल्कि इसलिए क्योंकि यह रिसोर्ट ऐसे आइलैंड पर बना था जहां अभी भी ज़ोंबी जिंदा थे। यहाँ लोगों में ज़ोंबीज का शिकार करने का एक नया शौक पैदा होने लगा था। यह रिसोर्ट बहुत ही कड़ी सुरक्षा के साथ अपने मेहमानों को अंदर ले जाता था और फिर उन्हें ज़ोंबीज के शिकार पर ले जाता था। इस शिकार को उन्होंने एक थेरेपी का नाम दे दिया था। उनका मानना था कि जो लोग अपने परिवार को खोने के गम में जी रहे हैं, वे इन ज़ोंबीज से बदला लेकर अपना गुस्सा कम कर सकते हैं। न्यूज रिपोर्ट में द रिसोर्ट के बारे में बताने का मतलब यह नहीं था कि लोग वहां जाना शुरू कर दें, बल्कि रिपोर्ट बताती है कि इस रिसोर्ट की वजह से ही ज़ोंबीज का खतरा दुनिया में दोबारा फैल चुका है। इसलिए सरकार ने फिर से यह फैसला लिया है कि जहां जहां द रिसोर्ट होटल हैं, उन आइलैंड्स को ही तबाह कर दिया जाए। यानी ज़ोंबीज को इंसानों से दूर रखने के लिए जो अरबों डॉलर लगाए गए थे, वे सब बर्बाद हो चुके थे। अब रिसोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि वायरस फिर से फैलने लगा और सुरक्षा फेल हो गई? इसे दिखाने के लिए कहानी फ्लैशबैक में जाती है। वहाँ मिलानी और उसके दोस्त को दिखाया जाता है। पता चलता है कि मिलानी उस पुरानी जंग की वजह से गहरे सदमे में है। उसे दिमागी परेशानी है, क्योंकि उसने अपने पिता को ही ज़ोंबी बनते हुए अपनी आंखों के सामने देखा था। आज भी वह सीन उसे परेशान करता है। वह अपनी जिंदगी सामान्य करने के लिए बहुत संघर्ष कर रही है। उसकी यह हालत देखकर लोगों ने उसे रिसोर्ट के बारे में बताया और कहा कि उसे वहां जरूर जाना चाहिए। शायद ज़ोंबीज को मारने के बाद उसे अपने इस सदमे से बाहर आने में मदद मिले। इसलिए वह अपने दोस्तों को भी साथ चलने के लिए मना लेती है। रिसोर्ट के सफर में मिलानी 2 लड़कों से मिलती है। वे दोनों गेमर हैं और उन्होंने गेम खेलकर ही रिसोर्ट के टिकट जीते हैं। इसीलिए वे इस ट्रिप के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित हैं। यहीं मिलानी एक लड़की से मिलती है जिसका मंगेतर उसे शादी से ठीक पहले छोड़ गया है। इसी गम को भुलाने के लिए वह द रिसोर्ट जा रही है। ये लोग रिसोर्ट पहुंचकर वहां के शानदार लॉन्ज में जाते हैं। लॉन्ज की खिड़की से मिलानी एक रिफ्यूजी कैंप देखती है। यह कैंप होप फॉर यू नाम की एक संस्था चलाती है, जो लोग ज़ोंबी की जंग में बेघर हो गए थे। यह संस्था उन्हें रहने की जगह देती है। मिलानी को वहां एक छोटी बच्ची दिखती है जो जाली पार करके बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ उसे फौरन रोक देती है। यह देखकर मिलानी को एहसास होता है कि हम लोग सिर्फ मजे के लिए ज़ोंबीज मारने जा रहे हैं, जबकि बचे हुए ज़ोंबीज की वजह से आज भी कई लोग परेशान हैं। वह सोचती है कि अब इन ज़ोंबीज को सच में खत्म कर देना चाहिए। अमीरों के मनोरंजन के लिए उन्हें जिंदा रखना बिल्कुल गलत है। इसी समय उन्हें एक वेलकम वीडियो दिखाया जाता है जिसमें रिसोर्ट की ओनर सबका स्वागत कर रही थी। वह अपनी तारीफ करते हुए बताती है कि कैसे उसने इतनी बड़ी तबाही में भी बिजनेस का एक मौका ढूंढ निकाला। उसने कहा कि यह रिसोर्ट इसलिए बनाया गया ताकि गरीबों की मदद हो सके। बहुत से लोग अब यहाँ काम करते हैं, जिससे दुनिया की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ है। साथ ही जो लोग अपने दुख से लड़ने यहाँ ज़ोंबीज को मारने आते हैं, उनकी मानसिक सेहत भी अच्छी हो जाती है। वह सबको यहाँ आने के लिए धन्यवाद कहती है। इसके बाद बताया जाता है कि ज़ोंबीज का शिकार करने जाने से पहले सभी को हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेनी होगी। उन्हें एक शूटिंग रेंज पर ले जाया जाता है। ट्रेनर बताता है कि ज़ोंबीज को मारने का बस एक ही तरीका है, सीधा उनके सिर पर गोली मारना। इसलिए वह बार बार सबको सही निशाना लगाने की ट्रेनिंग दे रहा था। सब लोग काफी अच्छा कर रहे थे, लेकिन मिलानी एक बार भी बंदूक का ट्रिगर नहीं दबा पाती। उसे बार बार अपने पिता की
याद आ रही थी और वह सोचने लगती है कि क्या उसने यहाँ आकर कोई गलत फैसला कर लिया है। उसी रात वहाँ एक वेलकम पार्टी होती है। ओनर सभी मेहमानों को दिखाती है कि यह जगह पूरी तरह सुरक्षित और उनके कंट्रोल में है। यह साबित करने के लिए वह एक बंधे हुए ज़ोंबी को स्टेज पर लाती है। वह उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो जाती है ताकि सबको यकीन हो जाए कि उसे ज़ोंबीज से डर नहीं लगता और रिसोर्ट में किसी और को भी डरने की जरूरत नहीं है। उसकी यह बात सुनकर सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं और फिर पार्टी चलने लगती है। दिखाया जाता है कि जब सब लोग पार्टी में बिजी थे तब सैडी नाम की वह लड़की जिसका मंगेतर उसे छोड़ गया था चुपके से कंट्रोल रूम में घुस जाती है। इससे पता चलता है कि वह यहाँ किसी बहुत बड़े प्लान के लिए आई है। असल में वह एक एक्टिविस्ट ग्रुप की मेंबर थी। यह ग्रुप मानता था कि यह रिसोर्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वह यहाँ के मेन कंप्यूटर को हैक कर लेती है और वहाँ से कुछ फाइल्स डाउनलोड करके भाग जाती है। वह इस रिसोर्ट के सारे बुरे और खतरनाक कामों का पर्दाफाश करना चाहती थी। सैडी को बस यह पता था कि कंप्यूटर हैक करके उसने डाटा चुराया है, लेकिन उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि उसके ग्रुप वालों ने चिप के अंदर वायरस भी डाल दिया है। खैर, वह तो वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी ही देर बाद रिसोर्ट के इंजीनियर सिस्टम की खराबी को देख लेते हैं। यहाँ की सुरक्षा भी कमजोर पड़ जाती है और सीसीटीवी काम करना बंद कर देते हैं। हालात इतने खराब थे कि उन्हें ओनर को बता देना चाहिए था, पर अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में उन्होंने ओनर को कुछ नहीं बताया। पूरी रात उन्होंने सिस्टम ठीक करने में लगा दी, लेकिन वे कुछ भी ठीक नहीं कर पाए। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि अब असली गेम शुरू हो रहा था। सभी मेहमान एक सफारी में बैठकर ज़ोंबीज का शिकार करने के लिए होटल के सुरक्षित इलाके से बाहर निकल जाते हैं। सेफ जोन के बाहर अभी भी ज़ोंबीज खुलेआम घूम रहे हैं। गाइड यहाँ का नियम समझाता है कि तुम्हें कभी भी इस ट्रक से बाहर नहीं निकलना है। ट्रक में बैठे बैठे ही सभी ज़ोंबीज को मारना होगा। सभी ग्रुप बहुत ही उत्साहित होकर इस काम को कर रहे थे और उन्हें यह काफी अच्छा भी लग रहा था। मिलानी के ग्रुप वाले भी एक एक करके ज़ोंबीज को मारना शुरू कर देते हैं। गेमर्स ने तो बहुत ही जोश में आकर इस काम को किया और एक नहीं बल्कि दो ज़ोंबीज को मार गिराया। उसके बाद मिलानी के दोस्त ने भी बहुत से ज़ोंबीज को मारा। जब मिलानी की बारी आई और उसने स्नाइपर के स्कोप से ज़ोंबी को देखा तो उसे ज़ोंबी की आंखों में उदासी दिखाई दी। ज़ोंबी को देखकर उसे उसमें वह इंसान दिखाई दिया जो कभी जिंदा हुआ करता था। वह उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाती और अपनी बंदूक पीछे कर लेती है। तभी उसकी जगह उसके ग्रुप का एक फौजी आता है और जल्दी से उस ज़ोंबी को मार देता है। यह देखकर गाइड भी हैरान रह जाता है। जैसे जैसे शाम ढलती है, ग्रुप को सफारी जोन के एक सुरक्षित कैंप में ले जाया जाता है। इस जगह पर चारों तरफ कांटे लगाए गए थे ताकि इंसानों को ज़ोंबीज से बचाया जा सके। ये सभी लोग आग जलाकर आपस में बातें करने लगते हैं। मिलानी सभी को बताती है कि उसे ज़ोंबीज से बहुत नफरत है, लेकिन इसके बावजूद भी वह ज़ोंबी को मार नहीं पाई क्योंकि वह अभी भी उलझन में है कि ज़ोंबीज को मारना सही है या नहीं। सैडी कहती है कि ये लोग जो उन्हें अपने मजे के लिए गोश्त के टुकड़े की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे तो बेहतर है कि उन्हें मार दिया जाए। पर मिलानी को लगता था कि अगर वह एक ज़ोंबी को मारती है तो उसमें किसी इंसान को भी मारने की हिम्मत आ जाएगी। ऐसे दानवों को मारते मारते वह खुद कब दानव बन जाए किसी को पता भी नहीं चलेगा। इधर कंट्रोल रूम में हालात हाथ से निकलते जा रहे थे। इंजीनियर्स को आखिरकार एहसास होता है कि सिस्टम फेल हो चुका है। वे इस सिस्टम को दोबारा ठीक नहीं कर पाएंगे और अब उन्हें अपने बॉस को इस बारे में बता देना चाहिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कंप्यूटर सिस्टम पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। जैसे ही वे अपने बॉस को बताते हैं, उन्हें पता चलता है कि सारा कैमरा सिस्टम तबाह हो गया है। कैमरे पूरी तरह से बंद हो चुके थे। यहाँ तक कि बाहर कैंप में ज़ोंबीज से बचने के लिए जो बिजली वाली जाली लगाई गई थी, उसे भी यहीं से कंट्रोल किया जाता था। सिस्टम खराब होने की वजह से वह जाली बंद हो चुकी थी। यहाँ के सारे सुरक्षा दरवाजे खुल गए थे। इसकी वजह से पिंजरों में बंद सारे ज़ोंबीज पूरी तरह आजाद हो जाते हैं और एक ही पल में वह रिसोर्ट खेल के मैदान से एक कत्ल खाने में बदल जाता है। ये ज़ोंबीज वहाँ मौजूद सारे मेहमानों पर बुरी तरह हमला कर देते हैं। कंट्रोल रूम में भी अफरा तफरी मच जाती है। वेलरी, जो यहाँ की ओनर है, वह भी यह सब तबाह होता देखकर बाकी लोगों की जान की परवाह किए बिना अपने ऑफिस में जाकर छुप जाती है। उसके कर्मचारी और अच्छे दोस्त भी हॉल में चीख चिल्ला रहे थे। उनके ऊपर ज़ोंबीज हमला कर रहे थे और वह बस यह सब सुनती जा रही थी। बाहर सफारी कैंप में मेहमानों को इस तबाही के बारे में तब तक पता नहीं चलता जब तक वहाँ की बिजली नहीं चली जाती। उनके ट्रक की लाइट अचानक बुझ जाती है और अंधेरे में से ज़ोंबीज का एक बहुत बड़ा झुंड बाहर निकलना शुरू हो जाता है। टूर कराने वाला आदमी मदद बुलाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वहाँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर अपने आप एक मैसेज लिखा आ जाता है, ब्रिमस्टोन प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड।
यह असल में सरकार का वही प्रोटोकॉल था जो उन्होंने दुनिया से ज़ोंबीज को खत्म करने के लिए बनाया था। इस समय यहाँ इस प्रोटोकॉल के एक्टिवेट होने का मतलब था कि सरकार को अच्छे से पता चल गया था कि इस आइलैंड पर ज़ोंबीज ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। अब इस वायरस को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इस आइलैंड को भी बॉम्ब से पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। आइलैंड के तबाह होने में कुछ ही घंटे बचे थे। इन्हीं कुछ घंटों में बचे हुए लोगों को किसी तरह अपनी जान बचाकर इस आइलैंड से बाहर निकलना था। सरकार के इस प्रोटोकॉल के तहत ये लोग जानते थे कि किसी भी बचे हुए इंसान की जान नहीं बचाई जाएगी। इसी डर के माहौल में काफी सारे ज़ोंबीज उनके कैंप पर हमला कर देते हैं और उनका टूर गाइड इस हमले में मारा जाता है। अपनी जान बचाने के लिए ग्रुप को वहां से भागना पड़ता है। वे सभी सफारी ट्रक का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता चलता है कि वह ट्रक कंप्यूटर से जुड़ा था और वायरस की वजह से अब वे उस ट्रक को नहीं चला सकते थे, इसलिए उन्हें खुद ही पैदल वहां से भागना पड़ता है। ज़ोंबीज अभी भी उनके पीछे पड़े थे। एक ज़ोंबी 2 गेमर्स में से एक को काट लेता है। इस वजह से दूसरे दोस्त को मजबूरी में अपने ही दोस्त को मारना पड़ता है ताकि वह ज़ोंबी बनकर वापस जिंदा ना हो जाए। ऐसा करने के बाद वह पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन बाकी सब उसे संभाल लेते हैं। अब सब फैसला करते हैं कि वे आइलैंड के दूसरी तरफ जाएंगे। इससे पहले कि वहां बमबारी शुरू हो, वे बोट लेकर इस आइलैंड से निकल जाएंगे। वहां तक जाने के लिए उन्हें पैदल ही जंगल के रास्ते जाना होगा। उन्हें अच्छे से पता था कि रास्ते में बहुत सारे ज़ोंबी उनके सामने आएंगे। चलते चलते फौजी को याद आता है कि उसने सेडी को कंट्रोल रूम से निकलते हुए देखा था। वह सब कुछ समझ जाता है। वह सेडी के सिर पर बंदूक रखकर पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। डरी हुई सेडी सब सच उगल देती है। वह बताती है कि वह एक एक्टिविस्ट ग्रुप की मेंबर है। वह बस यहाँ के कंप्यूटर को हैक करके इस होटल के बुरे कामों के सबूत लेने आई थी। उसे नहीं पता था कि उसके ग्रुप वालों ने चिप के अंदर वायरस भी डाल दिया है। बाकी लोगों को सेडी पर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वे उसे वहीं छोड़कर जाने का फैसला करते हैं, पर मिलानी ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि उसे उस पर दया आ जाती है। वह उसे साथ ले जाने की जिद करती है क्योंकि सेडी ने जो भी किया था अनजाने में किया था। भागते भागते वे लोग होटल के करीब पहुंच जाते हैं। होटल के पीछे वाले कॉरिडोर से होते हुए उन्हें आइलैंड के दूसरी तरफ जाना था, लेकिन वहां भी काफी सारे ज़ोंबी आ जाते हैं। इस अफरा तफरी में सेडी और जैक अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं। ज़ोंबीज का एक झुंड उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। सेडी इन सब चीजों की जिम्मेदार खुद को मान रही थी। वह देखती है कि उसे भी ज़ोंबी ने काट लिया है और जल्द ही वह भी ज़ोंबी बन जाएगी, इसलिए जैक को बचाने के लिए वह अपनी जान की कुर्बानी दे देती है। वह अपनी चुराई हुई पेन ड्राइव जैक को देकर उसे वहां से भागने को कहती है और खुद ज़ोंबीज के हाथों मारी जाती है। बचे हुए लोग वापस मिलकर भागने लगते हैं और एक दरवाजे के अंदर जाकर उसे बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। इस तरह वे चारों ज़ोंबीज के एक बहुत बड़े झुंड से बच जाते हैं। भागते हुए वे जिस जगह आए थे वह एक फैक्ट्री जैसी बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग के अंदर उन्हें बहुत ही अजीब चीजें मिलती हैं, जैसे सूटकेस और कुछ पेपर्स। ये पेपर्स उन बेघर लोगों के थे जो होप फॉर यू नाम के कैंप में रहते थे। फैक्ट्री में मौजूद चीजों को देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि होप फॉर यू कोई कैंप नहीं था, बल्कि इस रिसोर्ट को ज़ोंबी सप्लाई करने का एक हिस्सा था। मतलब होप फॉर यू संस्था सिर्फ एक दिखावा थी। वह मजबूर लोगों को पनाह देने के बहाने वहां लाती थी और फिर इस आइलैंड पर लाकर उनमें ज़ोंबी वायरस डाल देती थी। इससे वे ज़ोंबी बना जाते थे। यह सब इसलिए किया जाता था ताकि अमीर मेहमानों को शिकार के लिए नए ज़ोंबीज मिलते रहें। यहाँ जितने भी ज़ोंबीज थे वे पुरानी जंग के समय के नहीं थे। ये तो वो बेबस लोग थे जिन्हें जानबूझकर ज़ोंबी में बदला गया था। यह बात मिलानी को अंदर से तोड़ कर रख देती है। वह समझ जाती है कि असली शैतान वे ज़ोंबीज नहीं है, बल्कि यहाँ के इंसान ही हैं। अभी ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। ज़ोंबीज का झुंड दोनों तरफ से उनके पीछे पड़ चुका था। बचने के लिए जब वे आगे भागते हैं तो उन्हें एक बड़े सुरक्षा गेट से गुजरना पड़ता है। अगर वे नहीं भागे तो उनका बचना नामुमकिन था, लेकिन वह गेट पूरी तरह से बंद था और उसके ऊपर चढ़ पाना भी उनके बस की बात नहीं थी। मिलानी का मंगेतर जो अब तक उनकी मदद कर रहा था और हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, इस बार काफी सारे ज़ोंबीज को अपनी तरफ आते देख डर जाता है। वह गेट के ऊपर चढ़कर मिलानी को वहीं मरने के लिए छोड़ने का फैसला करता है। वह डर के मारे इस तरह भाग जाता है जैसे मिलानी से उसका कोई वास्ता ही न हो। यह देखकर मिलानी का दिल टूट जाता है। पीछे से ज़ोंबीज हमला करने के लिए उनके बहुत करीब आ जाते हैं। वह फौजी जो कई घंटों से उनकी मदद कर रहा था, इस बार भी मिलानी को बचाने का फैसला लेता है। वह मिलानी को वहां से भाग जाने को कहता है और खुद पीछे ही रुक जाता है। वह काफी सारे ज़ोंबीज को गोली मारता है, लेकिन अब उसकी बंदूक
की आखिरी गोली भी खत्म होने वाली थी। आखिरकार उसकी आखिरी गोली भी खत्म हो जाती है और सारे ज़ोंबीज खौफनाक तरीके से उस पर हमला करके उसे मार देते हैं। यह देखकर मिलानी अंदर से टूट जाती है, क्योंकि फौजी ने उसकी जान बचाने के लिए खुद की जान कुर्बान कर दी थी। मिलानी अब किसी तरह बड़ी मुश्किल से छत पर पहुंच जाती है और अपने मंगेतर के पीछे भागने लगती है। भागते हुए वे दोनों वापस उसी रिसोर्ट एरिया में पहुंच जाते हैं। उसका मंगेतर अभी भी आगे की तरफ ही भाग रहा था, क्योंकि उसे मिलानी की नहीं, सिर्फ अपनी जान की पड़ी थी। कुछ दूर जाने पर जब मिलानी उसके करीब पहुंचती है तो देखती है कि उसके मंगेतर को भी काफी सारे ज़ोंबीज ने काट काट कर घायल कर दिया है और वह इन्फेक्टेड हो चुका है। उसने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन कहते हैं ना कि कर्म कभी गलत इंसान का साथ नहीं देते। उसके साथ वही हुआ जो होना था। मिलानी उस पर बंदूक तानते हुए काफी उदास हो जाती है। वह अच्छी तरह से जानती थी कि यह वही इंसान है जो उसे ज़ोंबीज के बीच मरने के लिए छोड़कर भाग गया था, लेकिन इसके बावजूद उसके दिल में नफरत की जगह उसके लिए प्यार ही दिखाई दे रहा था। वह उसे गोली नहीं मारती, बल्कि अपनी बंदूक उसे देकर वहां से चली जाती है। वह चाहती थी कि ज़ोंबी बनने से पहले वह खुद को खत्म कर ले। इसके बाद मिलानी भागते हुए कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है। वहां उसे वेलरी मिल जाती है। वेलरी अपने सारे बुरे कामों के सबूत फौरन मिटाना चाहती थी, लेकिन इस बार मिलानी को काफी गुस्सा आ गया था। वह गुस्से में वेलरी से कहती है, तुमने ऐसा काम किया है कि तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तुमने अपने मतलब के लिए मासूम लोगों को मार दिया। तुम्हें जरा भी तरस नहीं आया कि उनके भी परिवार होंगे। लेकिन वेलरी कहती है कि यह लड़ने का वक्त नहीं है। वह मिलानी को अपने साथ सेफ जोन में चलने के लिए कहती है, लेकिन मिलानी गुस्से से भरी थी और वह वेलरी पर हमला कर देती है। इनकी लड़ाई के बीच पीछे वाले लॉकर खुल जाते हैं, जिससे बहुत सारे ज़ोंबीज निकलकर अंदर घुस जाते हैं। यह देखकर मिलानी पीछे हट जाती है, लेकिन ज़ोंबीज वेलरी को दबोच लेते हैं। आखिरकार मिलानी रिसोर्ट से बाहर निकलकर आइलैंड के दूसरे किनारे तक पहुंच जाती है। उसी वक्त उसे आसमान में कई प्लेन की आवाजें सुनाई देती हैं। दरअसल अब ब्रिमस्टोन प्रोटोकॉल पूरी तरह से शुरू कर दिया गया था और वहाँ बड़े बड़े बॉम्ब गिराए जाने लगे थे। जैसे ही ज़ोंबीज को उड़ाते हुए आग का तूफान मिलानी की तरफ बढ़ता है, वह खुद को बचाने के लिए समुद्र में कूद जाती है। यहीं से सीन बदलता है और कहानी 3 हफ्ते आगे चली जाती है। न्यूज में बताया जाता है कि उस आइलैंड पर सभी लोग मारे जा चुके हैं। मिलानी ने समुद्र में कूदकर अपनी जान बचा ली थी। उसके पास सेडी की पेन ड्राइव भी थी, जो सेडी ने जैक को दी थी और जैक से मिलानी के पास आ गई थी। दिखाया जाता है कि मिलानी उसी पेन ड्राइव के जरिए रिसोर्ट, वेलरी और होप फॉर यू संस्था के अच्छे कामों के पीछे छुपे काले सच को पूरी दुनिया के सामने ला देती है। होप फॉर यू संस्था, जिसका बहुत बड़ा नाम बन चुका था और लोग जिसे काफी पैसा दान करते थे, वह एक ही दिन में पूरी तरह से बदनाम हो जाती है। कई न्यूज रिपोर्टर मिलानी का इंटरव्यू लेना चाहते थे, क्योंकि वही इकलौती इंसान थी जो इतने बड़े हादसे से बचकर निकली थी। लेकिन मिलानी किसी को कोई इंटरव्यू नहीं देती। वह बस उन लोगों से एक बात जरूर कहती है कि आज के जमाने में इंसान नहीं रहे। वे अपने फायदे के लिए खुद इंसानों को ही मार रहे हैं। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि उस आइलैंड पर ब्रिमस्टोन प्रोटोकॉल चलाने के बाद भी कुछ ज़ोंबीज बच गए थे। अब वे समुद्र में तैरते हुए इंसानों की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्होंने कई लोगों पर हमला करना भी शुरू कर दिया है। मतलब अब पूरी दुनिया फिर से खतरे में आ चुकी है। सरकार ने जो बड़े बड़े फैसले लिए थे, आज वही फैसले उन्हें बर्बाद करने जा रहे हैं और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।